कक्षा 9 गणित पाठ 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 सेकेंड पार्ट है इसका। पहला क्वेश्चन सत्य या असत्य, कारण के साथ इसका उत्तर देना है, सही या गलत बताना है, ठीक है ना। तो लिखा है पहला पार्ट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आंसर देखेंगे। संख्याओं के बारे में हमने या आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत देखा होगा, काफ़ी संख्याओं के बारे में जानते भी हैं, लेकिन ये हम बताएंगे आगे की वीडियो में। फिलहाल हम इसका आंसर देखते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना है, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। इस प्रकार से ये हमारा कथन सत्य माना जाएगा, ये सत्य है। मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर, इसी के सत्य असत्य के सेकंड पार्ट पर देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको सेकंड नंबर का। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या होती है। बताया जा रहा है कि एक m प्राकृत संख्या होती है √m के अंदर। चलो ये भी देखते हैं, आंसर देखते हैं। यदि m एक प्राकृत संख्या है तो संख्या रेखा पर केवल 1 2 3 4 ... बिंदु ही स्थित होने चाहिए। फिर तो बिंदु ऐसे होने चाहिए 1 2 3 4 करके, नेचुरल नंबर होने चाहिए, पर नहीं। जबकि संख्या रेखा पर थोड़ा यहाँ कैमरे का इशू है, साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैनेज करना डियर, ठीक है ना। आगे सही आ जाएगा, आगे आप लोग कंटिन्यू देखते रहें। बढ़ते हैं आगे। जबकि संख्या रेखा पर दो क्रमिक संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं, अतः इस निष्कर्ष के आधार पर यह कथन असत्य है। मूव करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड पार्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? चलिए इसको भी देखते हैं, सिद्ध करना पड़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के फिर इसके आंसर को देखेंगे। थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय दोनों
प्रकार की दोनों प्रकार की परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, वास्तविक संख्या अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। इसके आधार पर यह कथन भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण लेना है और उसके आधार पर इसे सिद्ध करना है कि क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद फिर इसके आंसर को देखते हैं इसका आंसर। बोल रहा है, जो इसने कहा नहीं, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण देते हैं, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। √9 जो 3 का होता है, यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। दिखाया रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ करके दिखाएंगे, आप लोग समझेंगे। बस देखना है कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे दिखाया जाता है, यह आपको देखना है। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले एक रूलर की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और उसी को संख्या रेखा का नाम देंगे। रूलर की हेल्प से, यानी पटरी, स्केल, इसकी हेल्प से एक लाइन खींचेंगे। हम यहाँ पेन से खींच रहे हैं, आप अपनी पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। पेन से खींच रहे हैं ताकि दिखाई पड़े सही से। यह एक संख्या रेखा है। अब इस संख्या रेखा पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट स्थापित कर देंगे। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट स्थापित कर देंगे। किधर से भी कर सकते हैं, चाहे लेफ़्ट से राइट या राइट टू लेफ़्ट। तो हम आपका राइट टू लेफ़्ट कर रहे हैं। इस तरह से पॉइंट दिखा देंगे। ठीक है, 6-7 तक हो जाएं, बस बहुत है। इस तरह से हमने पॉइंट बना दिए। अब इसमें मिडिल पॉइंट जो होगा, इस संख्या रेखा पर जो मिडिल पॉइंट होगा उसका नाम 0 कर देंगे। उसको 0 से डिनोट करेंगे क्योंकि पूर्णांक है इसलिए 0। और उसके राइट की तरफ दायां 1 2 3
जो कि धनात्मक होंगे और बाईं तरफ नेगेटिव होंगे यानी ऋणात्मक। 1 2 3 4 ये सब माइनस के होंगे, तो दायां तरफ धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक। इस तरह से एक संख्या रेखा का निर्माण कर लेंगे। फिर क्या करते हैं कि 0 से 1 2 पॉइंट पर यानी कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्ट्रेट लाइन 1 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए ड्रॉ करेंगे। 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि इस संख्या रेखा पर बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके आगे डॉट डॉट कर दिया है, लेकिन हमें 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस लेना है, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन ड्रॉ होगी पॉइंट 2 पर। इस प्रकार से इन पॉइंटों के नाम भी रख देंगे। जो पॉइंट 2 पर लाइन ड्रॉ हुई है, लंबवत खड़ी हुई है, उसका नाम ए रखेंगे और इधर 0 वाले पॉइंट को ओ नाम देंगे। ठीक है, 0 वाले पॉइंट को ओ दे दिया और जिस पर 2 वाले पॉइंट को जहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई है उसको ए दे देते हैं, ए लिख दिया। ठीक है, और ऊपर लंबवत जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया था उसका नाम बी दे दिया। अब क्या करेंगे, ओ और बी को आपस में जॉइंट कर देंगे रूलर की हेल्प से। ड्रॉ कर दिया। इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन गया, एक कोण बन गया जो कि समकोण है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। देख रहे हैं कि 0 से 2 यहाँ 2 इकाइयाँ हैं और ए और बी के बीच में 1 इकाई का डिस्टेंस है। तो 2 और 1 इन दोनों की हेल्प से पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू जो ओ बी है वो √5 डिस्टेंस निकल आएगा। √5 डिस्टेंस निकल आया। इसकी संरचना करेंगे। अब केंद्र ओ को मानते हुए, केंद्र ओ को लेते हुए ओ बी एक चाप लगाएंगे, चाप जो संख्या रेखा को काटेगा। ए बी का डिस्टेंस होगा, चाप लेते हुए प्रकार में लगाएंगे चाप और ये ए संख्या रेखा को काटेगा। और किस पर काटेगा, किस पॉइंट पर काटेगा, बी से आगे थोड़ा पी पॉइंट पर काटेगा। जो ओ बी होगा वो हमारा ए पी के बराबर होगा। जो ओ बी डिस्टेंस है वो हमारा ओ पी के बराबर होगा, यानी ओ बी डिस्टेंस ओ पी के बराबर होगा जो संख्या रेखा पर कटा है। अब इसकी रचना करते हैं। बस ये हो गया, ड्रॉ हो गया है ना, क्लियर हो जाए थोड़ा। हाँ, ड्रॉ हो गया है, बस इतना ही करेंगे और कुछ नहीं। संख्या रेखा पर निरूपित हो गया √5। लेकिन कैसे किया इसका थ्योरिकल हमें लिखना पड़ेगा, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसा जैसा बनाया गया है ना वैसा ही वैसा लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ज़्यादा घबराना नहीं है, बस जैसी रचना की है बस वैसे ही लिखते चले जाएंगे। रचना नाम देंगे और लिखेंगे। हम जानते हैं कि जो 5 है वो 4 + 1 यानी कि 5 = 4 + 1 होता है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये 5 जो है वो √5 हो जाएगा, √5 उसका स्क्वायर = 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ये सॉल्व होगा तब इसका आंसर आ जाएगा पाइथागोरस के थ्रू। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हुआ कैसे वो अभी दिखाते हैं। संख्या रेखा से ज्ञात किया गया है। संख्या रेखा से हमने ज्ञात किया है, क्या ज्ञात किया है वो लिखते हैं। संख्या रेखा पर
ओ ए जो बराबर होगा 2 डिस्टेंस के, 2 इकाई के बराबर। लेते हैं 2 इकाई, जो ओ ए हमारा 2 इकाई का डिस्टेंस है। इसी प्रकार से ओ ए एम ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओ ए एम ये 90 डिग्री का कोण बना देता है तथा ए एम से ए बी 1 इकाई का डिस्टेंस बन जाता है। ए एम से 1 इकाई का डिस्टेंस बन जाता है जो काटने से निकलता है। आपको दिखाया था अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें दिखाया गया था कि जो ओ ए था वो 2 इकाई दे रहा था और ए से बी की दूर का 1 इकाई का अंतर था, 1 सेंटीमीटर का, तो वो 1 इकाई था। आगे आपका अब समकोण ओ ए बी जो एक समकोण है ओ ए बी, इसके अंदर इसी में ओ ए बी ट्रायंगल में ओ बी स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 इकाई 2 डिस्टेंस था इसलिए 2 रखा हुआ भी, और ए बी ये हमारा 1 इकाई का डिस्टेंस था इसमें 1 रखा, दोनों पे स्क्वायर चढ़ाया, बराबर करके इसको लिखेंगे। 2 का हो जाएगा 4 और 1 का तो 1 ही रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओ बी इक्वल टू आपका √5 हो जाएगा, क्योंकि ओ बी स्क्वायर जब हटता है तो स्क्वायर हटकर वहाँ पे पावर √ में चला जाता है, तो ओ बी इक्वल टू √5 हो गया। इस प्रकार से जो हमें संख्या रेखा पर दिखाना था वो हमने दिखाया है। इसके आगे लिखते हैं थोड़ा सा। चूँकि ओ को केंद्र लेकर ओ बी त्रिज्या से चाप लगाया गया है। ठीक है, ओ को केंद्र लेकर के ओ बी की दूरी का एक चाप लगाया है जो संख्या रेखाओं को पी पर काटा था उसने। इस प्रकार हमने प्राप्त किया है यह चाप संख्या रेखा को पी पर, बिंदु पी पर काटता है। यह चाप संख्या रेखा को पी पर काटता है, अतः ओ बी डिस्टेंस ओ पी के इक्वल होगा, जो √5 है। दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, √5 इकाई, यही हमारा डिस्टेंस है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अतः पूरा क्वेश्चन फिनिश होने के बाद अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो विस्तृत और लेंथी टाइप का क्वेश्चन है। एक्चुअली वो क्रियाकलाप है बच्चों के लिए।
उसे करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, तो उसको नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे और हम भी नहीं उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर उसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इतना लेंथी नहीं होता है। इसलिए इसके लिए बस आप एक ही बात लिखें कि यह क्वेश्चन परीक्षा के लिए नहीं है, यह क्वेश्चन परीक्षा के लिए नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये आज का पूरा क्लास आपका समाप्त हो जाता है, और ऐसे ही आप देखते रहना। नेक्स्ट वाले टर्म में आपको इसकी एक्सरसाइज 1.3 देखने को मिलेगी, उसमें आप देख लेना, मैनेज करना थोड़ा सा इसमें। और वीडियो समझ में ना आए क्वेश्चन तो बार बार पॉज करके आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं, समझ लेना। ओके, टेक केयर, बाय।